चोल वंश दक्षिण भारत से उत्पन्न एक तमिल राजवंश था। अपने चरम पर इसने चोल साम्राज्य एक विशाल समुद्री साम्राज्य पर शासन किया। चोल के सबसे पुराने दिनांकित संदर्भ मौर्य साम्राज्य के अशोक के शासनकाल के दौरान तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के शिलालेखों से मिलते हैं। चोल साम्राज्य अपने चरम पर था और 9वीं शताब्दी के मध्य में मध्ययुगीन चोलों के अधीन साम्राज्यवाद हासिल किया। चेरा और पांड्य के साथ मिलकर तमिलकम के 3 ताज बने राजाओं में से एक के रूप में राजवंश ने 13वीं शताब्दी ईस्वी तक अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करना जारी रखा। सम्राट राजा प्रथम 985 से 1014 तक। उनका शाही सिक्का तमिलनाडु के टकसाल का पता नहीं। तमिल में किंवदंती चोल गंगा का विजेता 2 मछलियों के साथ बैठा हुआ बाघ, ये उनका सिक्का है। चोलों का गढ़ कावेरी नदी की उपजाऊ घाटी थी। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 13वीं शताब्दी की शुरुआत तक अपनी शक्ति के चरम पर उन्होंने काफ़ी बड़े क्षेत्र पर शासन किया। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत को एकीकृत किया और 907 और 1215 ईस्वी के बीच 3 शताब्दियों तक इस क्षेत्र को एक राज्य के रूप में रखा। राजा 1 और उनके उत्तराधिकारियों राजेंद्र 1, राजाधिराज 1, राजेंद्र 2, वीर राजेंद्र और कुलोथुंगा चोल 1 उनके अधीन साम्राज्य दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में एक सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक महाशक्ति बन गया। 7वीं शताब्दी ईस्वी से पहले चोलों के बहुत कम लिखित साक्ष्य मिलते हैं। शुरुआती चोलों के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत संगम काल 600 ईसा पूर्व का प्राचीन तमिल साहित्य, मौखिक परंपराएं, धार्मिक ग्रंथ, मंदिर और ताम्रपत्र शिलालेख है। बाद के मध्ययुगीन चोलों ने भी एक लंबी और प्राचीन वंशावली का दावा किया। चोलों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों 273 ईसा पूर्व 232 ईसा पूर्व में अंकित है। उसमें मौर्य साम्राज्य के दक्षिण में पड़ोसियों में से एक के रूप में किया गया, जो अशोक के अधीन नहीं होने के बावजूद उसके साथ मैत्रीपूर्ण शर्तों पर थे। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस मैरिस एरिथ्रिय महावंश 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान लिखा गया एक बौद्ध ग्रंथ है, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के निवासियों और चोलों के बीच हुई कई संघर्षों का वर्णन करता है। आमतौर पर माना जाने वाला दृष्टिकोण यह है कि चोल, चेर और पांड्य की तरह प्राचीन काल के शासक परिवार या कबीले का नाम है। व्याख्याकार परिमलाझगर ने कहा, प्राचीन वंश जैसे चोल, पांड्य और चेर के लोगों का दान उनके कम साधनों के बावजूद हमेशा उदार होता है। चोलों के लिए आम इस्तेमाल में आने वाले अन्य नाम है चोड़ा, किल्ली, वलवन, सेम्बियन और सेन्नी। किल्ली शायद तमिल कील से आया है, जिसका अर्थ होता है खोदना या चीरना, और यह खुदाई करने वाले या भूमि पर काम करने वाले का विचार देता है। यह शब्द प्राय नेदुन किल्ली, नालन किल्ली इत्यादि जैसे प्रारंभिक चोल नामों का एक अभिन्न अंग बनता है, लेकिन बाद के समय में इसका प्रयोग लगभग बंद हो गया। वलवन संभवतः वलम से जुड़ा है, उर्वरता, और इसका अर्थ है उपजाऊ देश का मालिक या शासक। सेम्बियन का अर्थ आमतौर पर शिबी का वंशज माना जाता है, एक महान नायक जिसका एक कबूतर को एक बाज के पीछा से बचाने में आत्म बलिदान प्रारंभिक चोल किंवदंतियों में शामिल है और बौद्ध धर्म की जातक कहानियों में शिबी जातक का विषय है। तमिल शब्दकोश में चोल का अर्थ सोजी या सई है, जो पांड्य या पुराने देश की तर्ज पर एक नवगठित राज्य को दर्शाता है। चोलों का इतिहास 4 अवधियों में विभाजित है। संगम साहित्य में प्रारंभिक चोल, संगम चोलों के पतन और विजयालय लगभग 848 के अधीन शाही मध्ययुगीन चोलों के उदय के बीच का अंतराल, विजयालय का राजवंश और अंततः 11वीं शताब्दी की तीसरी तिमाही से कुलोथुंगा चोल प्रथम का परिवर्ती चोल राजवंश। संगम साहित्य में चोल राजाओं के बारे में ठोस साक्ष्य मौजूद है। विद्वान आमतौर पर इस बात पर सहमत है कि यह साहित्य सामान्य युग से पहले की अंतिम शताब्दियों और सामान्य युग की आरंभिक शताब्दियों से संबंधित है। इस साहित्य का आंतरिक कालक्रम अभी भी तय नहीं हुआ है और वर्तमान में इस अवधि के इतिहास का कोई जुड़ा हुआ विवरण नहीं मिल पाया है। इसमें राजाओं और राजकुमारों के नाम और उनकी प्रशंसा करने वाले कवियों के नाम दर्ज है। संगम साहित्य में पौराणिक चोल राजाओं के बारे में किंवदंतियां भी दर्ज है। ये मिथक चोल राजा कांतमन की बात करते हैं, जो ऋषि अगस्त्य के समकालीन थे, जिनकी भक्ति ने कावेरी नदी को अस्तित्व में लाया।
संगम साहित्य में शामिल चोल राजाओं के दो नाम प्रमुख है, करिकला और कोक्केगन्नन। उत्तराधिकार के क्रम को तय करने, एक दूसरे के साथ और उसी अवधि के आसपास कई अन्य राजकुमारों के साथ उनके संबंधों को ठीक करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। उरयूर, अब तिरुचिरापल्ली का एक हिस्सा, उनकी सबसे पुरानी राजधानी थी। कावेरीपट्टनम भी एक प्रारंभिक चोल राजधानी के रूप में कार्य किया। महावंश में उल्लेख है कि एल्लालन नामक एक चोल राजकुमार ने श्रीलंका के राजराता साम्राज्य पर आक्रमण किया और मैसूर सेना की मदद से 235 ईसा पूर्व में इसे जीत लिया। ईसा पूर्व 300 में दक्षिण भारत, जिसमें चेर, पांड्य और चोल देश दिखाई दे रहे हैं, संगम युग सी 300 के अंत से लेकर उस समय तक के लगभग 3 शताब्दियों के संक्रमण काल के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, जिसमें पांड्यों और पल्लवों ने तमिल देश पर प्रभुत्व किया था। एक अस्पष्ट राजवंश कालभ्र ने तमिल देश पर आक्रमण किया, मौजूदा राज्यों को विस्थापित किया और उस दौरान शासन किया। उन्हें 6वीं शताब्दी में पल्लव वंश और पांड्यन राजवंश ने विस्थापित कर दिया था। अगली 3 शताब्दियों के दौरान तमिल भूमि में चोलों के भाग्य के बारे में बहुत कम जानकारी है। इस पराजय में चोल तमिल भूमि से लगभग पूरी तरह से गायब हो गए। हालांकि उनकी एक शाखा को 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में रायलसीमा में खोजा जा सकता है। तेलुगु चोल, कलभ्र आक्रमण और पल्लवों की बढ़ती शक्ति के कारण चोल अपनी जन्मभूमि उरियूर से तेलुगु देश में चले गए और कम से कम 540 ईस्वी से पल्लवों के सरदारों के रूप में वहाँ से शासन किया। रेनाती चोल, पोट्टापी चोल, नेल्लोर चोल, वेलनाती चोल, नन्नुरू चोल, कोंडीडेला चोल जैसे कई तेलुगु चोल परिवार अस्तित्व में थे और प्राचीन तमिल राजा करिकला चोल के वंशज होने का दावा करते थे। चोलों को पल्लवों और पांड्यों को उखाड़कर फेंकने और स्वतंत्र शासक के रूप में अपने राजवंश को फिर स्थापित करने के लिए 9वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही में पोट्टापी चोल परिवार से संबंधित विजयालय चोल के राज्याभिषेक तक 3 शताब्दियों तक का इंतजार करना पड़ा। पूरा लेख और साहित्य इस लंबे अंतराल के दौरान राजाओं की इस पंक्ति में आए परिवर्तनों की कुछ झलकियां प्रदान करते हैं। ये निश्चित है कि जब चोलों की शक्ति अपने निम्न स्तर पर पहुंच गई और पांड्यों और पल्लवों की शक्ति उनके उत्तर और दक्षिण में बढ़ गई, इस राजवंश को अपने अधिक सफल प्रतिद्वंद्वियों के अधीन शरण और संरक्षण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी कम होती शक्तियों के बावजूद पांड्यों और पल्लवों ने चोल राजकुमारियों से विवाह किया, संभवतः उनकी प्रतिष्ठा के सम्मान में। इस अवधि के कई पल्लव शिलालेखों में उनके चोल देश के शासकों से लड़ने का उल्लेख है। श्रीलंका में पाया गया उत्तम चोल का एक प्रारंभिक चांदी का सिक्का, जिसमें चोल का बाघ प्रतीक और नागरी लिपि दिखाई देती है। चोल साम्राज्य की स्थापना 848 ईस्वी में विजयालय द्वारा की गई थी, जो प्रारंभिक चोलों का वंशज था। शुरुआती चोल राजाओं ने अपने क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार किया। 10वीं शताब्दी की शुरुआत में दूसरे चोल राजा आदित्य प्रथम ने पल्लव वंश और पांड्य वंश को हराकर तोंडई मंडलम और कोंगू नाडु पर कब्जा कर लिया। बाद में आदित्य के बेटे परंतक प्रथम ने वल्लाला की लड़ाई में राष्ट्रकूट वंश को हराया और पांड्यों को भी हराया। राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने 11वीं शताब्दी में राजवंश का विस्तार करके बंगाल की खाड़ी में एक प्रभावशाली साम्राज्य का निर्माण किया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी इसी युग में हुआ था। 11वीं शताब्दी के दौरान चोल राजवंश अपने प्रभाव और शक्ति के चरम पर था। राजेंद्र प्रथम ने ओडिशा और बंगाल के पाल राजवंश पर विजय प्राप्त की थी और उत्तर भारत में गंगा नदी तक पहुंच गए। राजेंद्र चोल प्रथम ने उत्तर भारत में अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए गंगईकोंडा चोलपुरम नामक एक नई राजधानी का निर्माण किया। राजेंद्र चोल प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय साम्राज्य पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया, जिसके कारण वहां साम्राज्य का पतन हो गया। उन्होंने श्रीलंका के भीतर राजराता में एक राज्य की विजय भी पूरी की और 1016, 1033 और 1077 में चीन में 3 राजनयिक मिशन भेजे। तंजावुर बृहदीश्वर मंदिर का गोपुरम कॉर्नर दृश्य एक गुंबद अष्टकोणीय है और ग्रेनाइट के एक एकल ब्लॉक पर टिका हुआ है, जिसका वजन 80 टन है। सत्यश्रया और सोमेश्वर प्रथम के अधीन पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य ने नियमित रूप से चोल प्रभुत्व से खुद को मुक्त करने की कोशिश की। मुख्य रूप से वेंगी साम्राज्य में चोल प्रभाव के कारण पश्चिमी चालुक्य ने चोल सम्राटों को युद्ध में शामिल करने के कई असफल प्रयास किए और 1118 और 1126 के बीच वेंगी क्षेत्रों पर एक संक्षिप्त कब्जे को छोड़कर राजकुमार विक्रमादित्य छठे उनके साथ गठबंधन किया।
चोल आमतौर पर युद्ध में उन्हें हराकर और उन पर श्रद्धांजलि वसूल कर पश्चिमी दक्कन में चालुक्यों पर हावी होने में कामयाब रहे। विष्णुवर्धन के नेतृत्व में होयसलों द्वारा उत्तर मध्य कर्नाटक में धारवाड़ पर कब्जा करने के साथ जहां उन्होंने अपने बेटे नरसिंह प्रथम के साथ होयसल की राजधानी द्वार समुद्र के प्रभारी के रूप में 1149 के आसपास खुद को स्थापित किया और कलचुर्रियों ने 1150-1151 के आसपास 35 वर्षों से अधिक समय तक चालुक्य राजधानी पर कब्जा किया। चालुक्य साम्राज्य पहले ही विघटित होना शुरू हो गया था। कुलोथुंगा चोल तृतीय के अधीन चोलों ने चोल सम्राट के दामाद वीर बल्लाला द्वितीय के अधीन होयसलों की सहायता करके चालुक्यों के विघटन की शुरुआत की और 1185 और 1190 के बीच सोमेश्वर चतुर्थ के साथ कई युद्धों में पश्चिमी चालुक्यों को हराया। अंतिम चालुक्य राजा के क्षेत्रों में तत्कालीन चालुक्य राजधानियाँ बादामी, मान्यखेता या कल्याणी भी शामिल नहीं थी। ये चालुक्य शक्ति का अंतिम विघटन था। हालांकि चालुक्य 1135-1140 की अवधि के लिए केवल नाम मात्र के लिए ही अस्तित्व में थे, लेकिन चोल 1215 तक स्थिर रहे और फिर पांडियन साम्राज्य द्वारा अवशोषित कर लिए गए और 1289 तक अस्तित्व में नहीं रहे। दूसरी ओर 1150 ईस्वी से 1280 ईस्वी तक पांड्य राजवंश चोलों का कट्टर विरोधी बन गया और अपने पारंपरिक क्षेत्रों की स्वतंत्रता हासिल करने का प्रयास करने लगा। इस प्रकार इस अवधि में चोलों और पांड्यों के बीच लगातार युद्ध हुए। इसके अलावा चोल नियमित रूप से कलिंग के पूर्वी गंगों से लड़ते थे। इसके अलावा चोल के संरक्षण में वेंगी काफ़ी हद तक स्वतंत्र रहा। चोलों ने अपने सामंतों वेलनाटी और नेल्लोर के तेलुगु चोलों आदि के साथ पूरे पूर्वी तट पर भी अपना प्रभुत्व जमाया। इन सामंतों ने हमेशा चालुक्यों के खिलाफ चोलों के सफल अभियानों में उनकी सहायता की और कन्नड़ राज्यों पर कर लगाया। इसके अलावा चोलों ने लगातार श्रीलंका के रोहाना राज्य के सिंहल राजाओं से युद्ध किया। ऐसे ही एक उदाहरण में चोल राजा राजाधिराज चोल द्वितीय अपने पारंपरिक सहयोगी 5 पांड्य राजकुमारों के संघ की सहायता से सिंहलियों को हराने में सक्षम थे और चोल शासन के अधीन राजरात का नियंत्रण बनाए रखा। उनके उत्तराधिकारी अंतिम महान चोल सम्राट कुलोत्तुंग चोल तृतीय ने श्रीलंका और मदुरई के राजरात क्षेत्र में और अधिक विद्रोहों और गड़बड़ियों को दबाकर चोल क्षेत्रों की पकड़ को मजबूत किया। उन्होंने होयसल सेनापतियों को भी हराया। जिन्होंने करुवूर और वीर बल्लाल द्वितीय के अधीन लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा उन्होंने तमिल देश, पूर्वी गंगावाड़ी, द्रक्षरामा, वेंगी और कलिंग में पारंपरिक क्षेत्रों पर भी कब्जा जारी रखा। हालांकि वीर बल्लाल द्वितीय को हराने के बाद कुलोत्तुंग चोल तृतीय ने चोल राजकुमारी से बल्लाल की शादी के माध्यम से उनके साथ वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश किया। सम्राट राजेंद्र प्रथम के अधीन चोल साम्राज्य के सबसे बड़े विस्तार का मानचित्र लगभग 1030 ईस्वी राजा चोल प्रथम और उनके उत्तराधिकारियों राजेंद्र चोल प्रथम, वीर राजेंद्र चोल और कुलोथुंगा चोल प्रथम के शासनकाल के दौरान चोल सेनाओं ने 11वीं शताब्दी में श्री विजय साम्राज्य से श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण थाईलैंड पर आक्रमण किया। राजा चोल ने कई नौसैनिक अभियान चलाए, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका, मालदीव और मालाबार तट पर कब्जा हो गया। 1025 में राजेंद्र चोल ने श्री विजय के बंदरगाहों और पेगु के बर्मी राज्य के खिलाफ नौसैनिक छापे मारे। एक चोल शिलालेख में कहा गया है कि उसने 14 स्थानों पर कब्जा किया या लूटपाट की, जिनकी पहचान पालमबांग, ताम्ब्रालिंगा और केदाह के साथ की गई है। चोल आक्रमण अंततः श्री विजय पर प्रत्यक्ष प्रशासन स्थापित करने में विफल रहा, क्योंकि आक्रमण छोटा था और उसका उद्देश्य केवल श्री विजय की संपत्ति को लूटना था। हालांकि इस आक्रमण ने श्री विजय के आधिपत्य को गंभीर रूप से कमज़ोर कर दिया और क्षेत्रीय राज्यों के गठन को सक्षम किया। हालांकि आक्रमण के बाद चोलन का सीधा कब्जा नहीं हुआ और भौगोलिक रूप से क्षेत्र अपरिवर्तित रहा, लेकिन व्यापार में इसके बहुत बड़े परिणाम हुए। तमिल व्यापारियों ने पारंपरिक रूप से मलय व्यापारियों द्वारा नियंत्रित श्री विजय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया और मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के उत्तरी तट पर तमिल संघों का प्रभाव बढ़ गया। पूर्वी चालुक्यों के बीच वैवाहिक और राजनीतिक गठबंधन राजा के शासनकाल के दौरान वेंगी पर आक्रमण के बाद शुरू हुए। राजा चोल की बेटी ने चालुक्य राजकुमार विमलादित्य से विवाह किया
और राजेंद्र चोल की बेटी अम्मांगा देवी का विवाह पूर्वी चालुक्य राजकुमार राजा नरेंद्र से हुआ। वीर राजेंद्र चोल के बेटे अथिराजेंद्र चोल की 1070 में एक नागरिक अशांति में हत्या कर दी गई और अम्मांगा देवी और राजा नरेंद्र के बेटे कुलोथुंगा चोल प्रथम ने चोल सिंहासन पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार बाद के चोल राजवंश की शुरुआत हुई। बाद के चोल राजवंश का नेतृत्व कुलोथुंगा चोल प्रथम, उनके बेटे विक्रम चोल, राजा चोल द्वितीय, राजाधिराज चोल द्वितीय और कुलोथुंगा चोल तृतीय जैसे अन्य उत्तराधिकारियों जैसे सक्षम शासकों ने राज्य किया, जिन्होंने कलिंग, इलम और कटहा पर विजय प्राप्त की। हालांकि 1218 के बीच राजा चोल द्वितीय से शुरू होकर अंतिम सम्राट राजेंद्र चोल तृतीय तक के बाद के चोलों का शासन 850 और 1215 के बीच के सम्राटों की तरह मजबूत नहीं था। 1118 के आसपास उन्होंने पश्चिम चालुक्य और वेंगी और होयसला साम्राज्य के लिए गंगवाड़ी, दक्षिण मैसूर जिले का नियंत्रण खो दिया। हालांकि ये केवल अस्थायी झटके थे, क्योंकि कुलोथुंगा चोल प्रथम के बेटे और उत्तराधिकारी राजा विक्रम चोल के सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद चोलों ने चालुक्य सोमेश्वर तृतीय को हराकर वेंगी प्रांत को पुनः प्राप्त करने में कोई समय नहीं गंवाया और होयसल से गंगावाड़ी को भी पुनः प्राप्त किया। चोल साम्राज्य हालांकि 850 और 1150 के बीच जितना मजबूत नहीं था, फिर भी राजा चोल द्वितीय 1146 से 1175 के तहत बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय रूप में बरकरार था। एक तथ्य जो तीसरे भव्य चोल वास्तुशिल्प चमत्कार आधुनिक कुंभकोणम के बाहरी इलाके में धारासुरम में रथ के आकार का ऐरावतेश्वर मंदिर के निर्माण और पूरा होने से प्रमाणित होता है। कुलोथुंगा चोल तृतीय के शासन तक चोल प्रशासन और क्षेत्रीय अखंडता 1215 तक स्थिर और बहुत समृद्ध थी। इसके बाद चोलों ने लंका द्वीप पर भी नियंत्रण खो दिया और सिंहल शक्ति के पुनरुत्थान से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली शासकों के रूप में पांड्य राजवंश के पुनरुत्थान द्वारा चिन्हित गिरावट के क्रम में इसके पूर्ववर्ती पांड्य क्षेत्रों में एक नियंत्रित केंद्रीय प्रशासन की कमी ने पांड्य सिंहासन के कई दावेदारों को एक गृह युद्ध का कारण बना दिया, जिसमें सिंहल और चोल प्रॉक्सी द्वारा शामिल थे। पांड्य गृह युद्ध और चोल और सिंहल द्वारा निभाई गई भूमिका का विवरण महावंश के साथ साथ पल्लव रायन पेट्टई शिलालेखों में मौजूद है। गिरावट कुलोथुंगा प्रथम के अंतिम वर्षों के दौरान मिली असफलताओं के कारण साम्राज्य कुछ हद तक कमज़ोर हो गया। कुलोथुंगा के उत्तराधिकारी विक्रम चोल 1118 से 1135 ईसा पूर्व और कुलोथुंगा चोल द्वितीय 1133 से 1150 सीई सक्षम और दयालु नेता थे, जिन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वे अपनी प्रजा को अनावश्यक और अजेय युद्धों में शामिल न करें। राजा द्वितीय 1146 से 1173 सीई, राजाधिराज द्वितीय 1166 से 1178 सीई और कुलोथुंगा चोल तृतीय 1178 से 1218 सीई ने पांड्यों के उभरते पुनरुद्धार की राजनीति में सक्रिय भूमिकाएं निभाई। इस बीच राजाधिराज द्वितीय और कुलोथुंगा तृतीय के काल के दौरान चोल उत्तराधिकार विवादों और षड्यंत्रों के कारण और अधिक धुंधला होता जा रहा था। कुलोथुंगा चोल तृतीय के अधीन चोलों ने चोल सम्राट के दामाद वीर बल्लाला द्वितीय के अधीन होयसलों की सहायता करके चालुक्यों के विघटन की शुरुआत की और 1185 और 1190 के बीच सोमेश्वर चतुर्थ के साथ कई युद्धों में पश्चिमी चालुक्यों को हराया। अंतिम चालुक्य राजा के क्षेत्रों में तत्कालीन चालुक्य राजधानियां बादामी, मान्यखेता या कल्याणी भी शामिल नहीं थी। ये चालुक्य की शक्ति का अंतिम विघटन था। हालांकि चालुक्य 1135 से 1140 के बाद से केवल नाम मात्र के लिए ही अस्तित्व में थे, लेकिन चोल 1215 तक स्थिर रहे। पांडियन साम्राज्य द्वारा अवशोषित कर लिए गए और 1279 तक अस्तित्व में नहीं रहे। उनके उत्तराधिकारी अंतिम महान चोल सम्राट कुलोथुंगा चोल तृतीय ने श्रीलंका और मदुरई के राजराता क्षेत्र में आगे विद्रोहों और गड़बड़ी को दबाकर चोल क्षेत्रों पर पकड़ मजबूत की। उन्होंने कोरुवूर में वीर बल्लाला द्वितीय के अधीन लड़ने वाले होयसलों जनरलों को भी हराया। पूर्वी गंगावाड़ी, द्रक्षाराम, वेंगी और कलिंग। हालांकि वीर बल्लाला द्वितीय को हराने के बाद कुलोथुंगा चोल तृतीय ने बल्लाला की चोल राजकुमारी से शादी के माध्यम से उनके साथ वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश किया। के अनुसार चोल देश में वो क्षेत्र शामिल था जिसमें आधुनिक तिरुचिरापल्ली जिला, तिरुवरूर जिला, नागपट्टिनम जिला, अरियालूर जिला, पेरम्बलूर जिला, पुदुकोट्टई जिला, तमिलनाडु में तंजावुर जिला और कराईकल जिला शामिल है। कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियां आमतौर पर समतल देश के इस परिदृश्य पर हावी है, जो धीरे धीरे समुद्र की ओर झुकती है, जो प्रमुख पहाड़ियों या घाटियों से अछूती है।
नदी जिसे पोन्नी यानी स्वर्ण नदी के रूप में भी जाना जाता है, उसका चोलों की संस्कृति में एक विशेष स्थान था। कावेरी में वार्षिक बाढ़ ने उत्सव के अवसर को चिन्हित किया, जिसे आदि पेरुक्कू के रूप में जाना जाता है, जिसमें पूरे देश ने भाग लिया। कावेरी डेल्टा के पास तट पर कावेरी पूमपट्टिनम एक प्रमुख बंदरगाह शहर था। टॉलोमी को इसके बारे में पता था, जिसे उसने खबरिस कहा था, और नागपट्टिनम के दूसरे बंदरगाह शहर को चोलों के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता था। ये दोनों शहर व्यापार और वाणिज्य के केंद्र बन गए और बौद्ध धर्म सहित कई धार्मिक आस्थाओं को आकर्षित किया। रोमन जहाज़ों ने इन बंदरगाहों में अपना रास्ता खोज लिया। कावेरी डेल्टा के पास आम युग की शुरुआती शताब्दियों के रोमन सिक्के पाए गए। अन्य प्रमुख शहर तंजावुर, उरियूर और कुदंतई थे, जिन्हें अब कुंभकोणम के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र चोल द्वारा अपनी राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम में स्थानांतरित करने के बाद तंजावुर में ने अपना महत्व खो दिया। चोलों के अधीन तमिल देश कला, धर्म, संगीत और साहित्य में उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इन सभी क्षेत्रों में चोल काल ने उन आंदोलनों की परिणति को चिन्हित किया जो पल्लवों के तहत पहले की उम्र में शुरू हुए थे। राजसी मंदिरों और पत्थर और कांस्य में मूर्तिकला के रूप में स्मारक वस्तुकला भारत में पहले कभी हासिल नहीं की गई थी, उस उत्कृष्टता तक पहुंच गई। चोलों द्वारा कदरम, केदाह और श्री विजय पर विजय और चीनी साम्राज्य के साथ उनके निरंतर वाणिज्यिक संपर्कों ने उन्हें स्थानीय संस्कृतियों को प्रभावित करने में सक्षम बनाया। दक्षिण पूर्व एशिया में आज पाए जाने वाले हिंदू सांस्कृतिक प्रभाव के उदाहरण चोलों की विरासत के कारण हैं। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया में प्रम्बानन में विशाल मंदिर परिसर दक्षिण भारतीय वास्तुकला के साथ कई समानताएं प्रदर्शित करता है। मलय क्रॉनिकल सेजाराह मेलायू के अनुसार मलक्का सल्तनत के शासकों ने चोल साम्राज्य के राजाओं के वंशज होने का दावा किया था। चोल शासन को आज मलेशिया में याद किया जाता है, क्योंकि वहाँ के कई राजकुमारों के नाम चोलन या चूलन के साथ समाप्त होते हैं। उनमें से एक राजा चूलन थे, जो पेराक के राजा थे। शाही चोल युग तमिल संस्कृति का स्वर्ण युग था, जो साहित्य के महत्व से चिन्हित था। चोल अभिलेखों में राज राजेश्वर नाटकम, वीरुक्कवियम और कन्नीवाना पुराणम सहित कई कार्यों का उल्लेख है। कलभ्रस के दौरान अपने निम्नतम स्तर से हिंदू धर्म के पुनरुत्थान ने कई मंदिरों के निर्माण को प्रेरित किया और इनसे शैव और वैष्णव भक्ति साहित्य का निर्माण हुआ। जैन और बौद्ध लेखक भी फले फूले, हालांकि पिछली शताब्दियों की तुलना में कम संख्या में। तिरुतक्तेवर द्वारा जीवक चिंतामणि और तोलामोली द्वारा सुलामणि गैर हिंदू लेखकों द्वारा उल्लेखनीय कार्यों में से है। व्याकरणविद बुद्धमित्र ने तमिल व्याकरण पर वीर सोलियम नामक एक ग्रंथ लिखा था। महान ग्रंथ तोल्काप्पियम पर टिप्पणियाँ लिखी गई जो व्याकरण से संबंधित है, लेकिन जिसमें युद्ध की नैतिकता का भी उल्लेख है। पेरिया पुराणम इस काल की एक और उल्लेखनीय साहित्यिक कृति थी। यह रचना एक तरह से तमिल लोगों का राष्ट्रीय महाकाव्य है, क्योंकि इसमें उन संतों के जीवन का वर्णन है जो तमिलनाडु के सभी भागों में रहते थे और समाज के सभी वर्गों से आते थे, चाहे वे पुरुष हो या महिला, उच्च या निम्न, शिक्षित या अशिक्षित। कंबन कुलोथुंगा तृतीय के शासनकाल में फला फूला। जयम कोंडार की कलिंगट्टू पुराणी इतिहास और काल्पनिक परंपराओं के बीच एक स्पष्ट सीमा रेखा खींचती है। तमिल कवि ओट्टाकुट्टन कुलोथुंगा प्रथम ने उसके समकालीन थे और उन्होंने कुलोथुंगा के 3 उत्तराधिकारियों के दरबार में सेवा की थी। नन्नुल तमिल व्याकरण पर चोल युग की एक रचना है। इसमें व्याकरण की सभी 5 शाखाओं पर चर्चा की गई है और बर्थोड स्पूलर के अनुसार यह आज भी प्रासंगिक है और साहित्यिक तमिल के सबसे प्रतिष्ठित मानक व्याकरणों में से एक है। तेलुगु चोड़ा काल शासकों के संरक्षण में तेलुगु साहित्य के विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। ये वो युग था जिसमें महान तेलुगु कवियों तिक्कना, केतना, माराना और सोमना ने अपने योगदान से साहित्य को समृद्ध किया। तिक्कना सोमयाजी ने निर्वचनोत्तर रामायणमु और आंध्र महाभारतमु लिखा। अभिनव दंडी केतना ने दश कुमार चरित्रमु, विज्ञानेश्वरमु और आंध्र भाषाभूषणमु को लिखा। मारन ने तेलुगु में मार्कंडेय पुराण लिखा। सोमना ने बसव पुराण लिखा। तिक्कना उन कवियों में से एक है जिन्होंने महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। भक्ति साहित्य में शैव कैनन को 11 पुस्तकों में व्यवस्थित करना नंबी अंदर नंबी का काम था, जो 10वीं शताब्दी के अंत के करीब रहते थे। हालांकि बाद में चोल काल के दौरान अपेक्षाकृत कम वैष्णव कार्यों की रचना की गई थी।
संभवतः शासकों की उनके प्रति स्पष्ट दुश्मनी के कारण। न्यूयॉर्क शहर के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में नटराज की कांस्य चोल प्रतिमा सामान्य तौर पर चोल हिंदू धर्म के अनुयायी थे। वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय से प्रभावित नहीं थे, जैसे कि पल्लव और पांड्य राजवंशों के राजाओं ने किया था। कोकेंगन्नन एक प्रारंभिक चोल संगम साहित्य और शैव कैनन दोनों में एक हिंदू संत के रूप में मनाया जाता है। तमिल फिल्म और मनोरंजन उद्योग में चोलों के गैर हिंदू कहने का चलन बढ़ रहा है। प्रसिद्ध तमिल फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक वेत्रिमारन ने 2022 में एक समारोह में जोर देकर कहा कि चोल हिंदू नहीं थे। उसी कार्यक्रम में एक अन्य प्रमुख तमिल अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, कोरियोग्राफर, पार्श्व गायक, गीतकार, टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ कमल हसन ने वेत्रिमारन का समर्थन करते हुए कहा कि चोल काल के दौरान हिंदू धर्म मौजूद नहीं था। चोल राजवंश ने कई तमिल लेखकों को प्रेरित किया है। इस शैली का सबसे महत्वपूर्ण काम लोकप्रिय पोन्नियिन सेल्वन पोन्नी का पुत्र है, जो तमिल में कल्कि कृष्णमूर्ति द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक उपन्यास है। 5 खंडों में लिखा गया, ये राजा चोल की कहानी बताता है, जो चोल सिंहासन पर उत्तम चोल के आरोहण तक की घटनाओं से निपटता है। कल्कि के परंतक चोल द्वितीय के निधन के बाद चोल सिंहासन के उत्तराधिकार में भ्रम का इस्तेमाल किया गया था। पुस्तक को 1950 के दशक के मध्य में तमिल आवधिक कल्कि में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित किया गया था। धारावाहिक प्रकाशन लगभग 5 वर्षों तक चला और हर हफ्ते इसके प्रकाशन का बड़ी उत्सुकता से इंतजार किया जाता था। कल्कि की पिछली ऐतिहासिक प्रेम कथा पार्थिबन कनवु काल्पनिक चोल राजकुमार विक्रमन के भाग्य से संबंधित है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो 7वीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के सामंत के रूप में रह रहा था। कहानी की अवधि उस अंतराल के भीतर आती है जिसके दौरान विजयालय चोल द्वारा अपने भाग्य को पुनर्जीवित करने से पहले चोल पतन की ओर थे। पार्थिबन कनवु को 1950 के दशक की शुरुआती में कल्कि साप्ताहिक में भी धारावाहिक के रूप में प्रकाशित किया गया था। एक अन्य लोकप्रिय तमिल उपन्यासकार सैंडिलियन ने 1960 के दशक में कंदलपुरा लिखा था। इसे तमिल साप्ताहिक कुमुदम में धारावाहिक रूप से प्रकाशित किया गया था। कदलपुरा उस अवधि के दौरान सेट किया गया है जब कुलोथुंगा चोल प्रथम को सिंहासन से वंचित किए जाने के बाद वेंगी साम्राज्य से निर्वासन में थे। इस अवधि के दौरान कुलोथुंगा के ठिकाने का अनुमान लगता है। सैंडिलियन का पहला काम यवन रानी, जो 1960 के दशक की शुरुआत में लिखा गया था, करिकला चोल के जीवन पर आधारित है। हाल ही में बालाकुमारन ने उदययार उपन्यास लिखा, जो राजराजा चोल द्वारा तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर के निर्माण के आसपास की परिस्थितियों पर आधारित है।